नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, एसआईआर की बहस आखिरकार सड़क से होती हुई संसद के मुहाने तक जा पहुंची है। सरकार एसआईआर के नाम पे नहीं, लेकिन चुनाव सुधारों की बहस संसद में कराने को तैयार है। मंगलवार से 2 दिन तक संसद इस पे बहस करेगी। लेकिन जो एसआईआर है, विशेष गहन पुनरीक्षण मतदाता सूची का, इसको लेकर सवाल और शिकायतें दोनों बची हुई हैं। जिस तरह ये पूरी कवायद की गई, उसका क्या औचित्य था? मुझे तो लगता है ये प्रस्ताव रखूं कि ये जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, उनके खिलाफ बाकायदा एक केस दर्ज किया जाना चाहिए, क्योंकि एसआईआर की जो हड़बड़ाई प्रक्रिया उन्होंने शुरू की है, मतदाता सूची के शुद्धिकरण का जो नारा उन्होंने दिया है, उसकी चपेट में आकर कई बीएलओ, बूथ लेवल ऑफिसर अपनी जान गंवा चुके हैं। बाकायदा कुछ ने तो शिकायत करते हुए अपनी जान दी है। मुरादाबाद के सर्वेश सिंह को हम लोग नहीं जानते थे, 4 बच्चियों के पिता थे। उन्होंने एक बड़ी मार्मिक चिट्ठी लिखी, कहा कि अब ये मुझसे नहीं हो रहा, ये तनाव झेला नहीं जा रहा है। जो सर्वेश सिंह कहकर गुजर गए, वो कई दूसरे बीएलओ जो हैं वो बिना कहे चले जा रहे हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग ढंग से लोगों की मौत की खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि कुछ पहले से बीमार थे, लेकिन सबके सब उस तनाव की भेंट चढ़ गए हैं जो एसआईआर नाम की कवायद ने पैदा की है। जबकि बिहार का अनुभव बताता है कि एसआईआर के बावजूद, इस तरह की कवायद के बावजूद जो बड़ी हड़बड़ाई हुई थी, वहाँ वोट काटे गए ऐसे लोगों के जो भारत के नागरिक हैं और वोट देने के अधिकारी हैं, और उन लोगों के वोट रह गए जो वहाँ अब नहीं रहते, जिनके शायद मृत्यु भी हो चुकी है, ऐसे लोगों के वोट रह गए। सवाल है कि मतलब जो मूल सवाल है, पहले वहां से शुरू करते हैं। क्या मतदाता सूची का पुनरीक्षण नहीं होना चाहिए? जाहिर है कि होना चाहिए, इसका कोई विरोध नहीं कर सकता है। चुनाव आयोग को इसकी एक प्रक्रिया उनके पास है, जो लगातार जिस पे अमल होते रहना जरूरी है। लेकिन ये विशेष गहन पुनरीक्षण, जिसकी व्यवस्था भारतीय संविधान में अलग से नहीं थी, विशेष पुनरीक्षण की बात है, गहन पुनरीक्षण होता रहा है, लेकिन दोनों शब्दों को मिला के अचानक जो शुरू कर दिया गया बिहार चुनाव से पहले, और अब 9 राज्यों 3 केंद्र शासित प्रदेशों में, कि जल्दी 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 लोगों के मतदाता सूची के ताज़ा विवरण दर्ज किए जाएं, उनकी पुरानी जो लिस्ट है उसके आधार पे अपडेट किया जाए। इस काम के लिए महज 1 महीने मिल रहे हैं। और बीएलओ, असल में बीएलओ कौन होते हैं? वो ज्यादातर सरकारी स्कूलों के शिक्षक होते हैं। उनका सारा काम पढ़ाई का है। लेकिन दुर्भाग्य से इन दिनों किसी भी सरकारी स्कूल में आप चले जाइए, वो बताते हैं कि बच्चों की पढ़ाई छोड़ के उनको तमाम दूसरे कामों में लगा दिया गया है। और उनमें से एक काम ये मतदाता सूची का अचानक आ गया पुनरीक्षण है। और ये काम जो है इतना आसान नहीं है। इसके लिए बस एक बार उनको ट्रेनिंग दी गई, उनको फॉर्म बांटने हैं, फॉर्म भरवाना है, फिर उस फॉर्म को कलेक्ट करना है, फिर फॉर्म में जो ब्यौरे दिए गए हैं उनकी सत्यता जांचनी है, और उसके बाद उन सबको ऑनलाइन अपडेट करना है। ये पूरी प्रक्रिया जहां शुरू होती है, वहीं से गड्ढमड होने लगती है। इस देश के लोग, बहुत सारे लोग, जिनमें हम तमाम शामिल हैं, फॉर्म तो ले लेते हैं, उसको भरना भूल जाते हैं। आप याद दिलाते हैं तो भर भी देते हैं, उसको पहुंचाना सही जगह तक भूल जाते हैं। जब पता चलता है कि बीएलओ घर आया हुआ है, तो पता चलता है वह कहीं और है। और उसके बाद सबसे बड़ी चुनौती ऑनलाइन पोर्टल पे अपडेट करने की होती है, क्योंकि पता चलता है कि पोर्टल पे इतना रश है कि वो काम ही नहीं कर रहा है। और इसका नतीजा क्या हुआ है? बताया जा रहा है कि शिक्षक सुबह 3 बजे उठकर
अपने अपने पोर्टल पर, अपने घर के कंप्यूटरों पे बैठ के पोर्टल अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर अधिकारी सवार हैं कि जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। उन अधिकारियों के ऊपर और भी अधिकारी सवार होंगे, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। और एक बीएलओ ने मुझे निजी बातचीत में बताया कि अधिकारी ये दबाव बना रहे हैं कि अगर ठीक से वो सही सूचनाएं नहीं आ रही हैं तो चलो फर्जी भर दो। किसी मतदाता के पिता की उम्र क्या है जानकर क्या करना है, चलो इसको किसी तरह भर दो। कल को अगर कोई जांच होगी, अगर कोई बीएलओ फंसेगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो ये जो प्रक्रिया है समझ में आने वाली इसलिए भी नहीं है कि तत्काल कहीं चुनाव नहीं है। इसको चुनाव आयोग आसानी से कर सकता था। लगातार इन दिनों अखबारों में जिस तरह की खबरें आ रही हैं उनसे पता चलता है कि शिक्षकों पे बहुत भारी पड़ रहा है। और ये भी कि चुनाव आयोग के भीतर ही किस तरह नियमों को लेकर एक तरह का अंतर्द्वंद जारी है, कैसे नियम बदले जा रहे हैं। मैं उस पर नहीं जाऊंगा, नहीं तो विषय बदल जाएगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण तथ्य की ओर याद दिलाना और ध्यान खींचना बेहद जरूरी है। वो ये है कि इस पूरे दौरान, इस कवायद के दौरान सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल छूट गई है। दिलचस्प ये है कि एसआईआर के इस काम को जो खाता पीता वर्ग बहुत आसान बता रहा है, जो बता रहा है कि उसको कोई दिक्कत नहीं हुई, असल में वह अपने अनुभव के बाहर देखने को तैयार नहीं है। क्योंकि ये सच्चाई है कि जिन बीएलओज के पास शहरी हिस्से हैं, मान लीजिए किसी बीएलओ के पास 2 बड़ी सोसाइटीज हैं, उन एक सोसाइटी में 500 लोग रहते हैं, तो 2 सोसाइटीज मिलके उसका काम पूरा हो जाता है। वो आराम से जाता है, सोसाइटी के जो आरडब्ल्यूए होते हैं उनसे संपर्क करता है, वो भी उसकी मदद करते हैं, बैठने के लिए बाकायदा कुर्सी टेबल देते हैं, लगाते हैं। वहां आकर लोग अपने अपने फॉर्म भर जाते हैं, दे जाते हैं और आराम से अपने घर लौट जाते हैं। बोलते हैं देखो बीएलओ का काम कितना आसान है। मुश्किल वहां होती है जहां बीएलओ झोपड़पट्टियों में जाता है, पता चलता है कि किसी मकान का कोई नंबर नहीं है, कई लोगों के घर बदल चुके हैं, कई लोग दिहाड़ी की मजदूरी करने निकले हुए हैं, जो कब लौटेंगे शाम को कोई ठिकाना नहीं है। उनमें कुछ लोगों को लिखना नहीं आता है, कुछ को पुरानी चीजें उनकी गायब हैं। तो एक एक का सत्यापन उनके लिए पहाड़ जैसा काम हो जाता है और बड़ी हृदयहीनता से, और उनके ही बच्चों की पढ़ाई छूटी हुई है। आपके बच्चे जो मध्यवर्गीय, उच्च मध्यवर्गीय घरों के हैं, हम तमाम लोगों के, वो तो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, वो स्कूल खुले हुए हैं, वो बड़ी शान से स्कूल जाते हैं। लेकिन जिन बच्चों की पढ़ाई छूट रही है, जिन गरीब घरों की पढ़ाई छूट रही है, डर है कि उनका वोट भी न छूट जाए। क्योंकि जब ये फर्जी कवायद शुरू होगी, जब लोगों के नाम, ये भी दिलचस्प है कि बीएलओ जो लगातार कई कई वर्षों से अपना काम करते रहे हैं, वो अपनी समझ से लोगों के नाम हटाते रहे, मृतकों के नाम हटाते रहे हैं, जिनके पते बदल गए उनके नाम हटाते रहे हैं। उन सबको अचानक जब आप वहां नहीं पाएंगे अपने पतों पे, तो उनके नाम भी काटने को मजबूर होंगे। जो उनको नहीं दिया जा रहा है काम, ये काम ऊपर के अधिकारी करेंगे, उनको बस ये सूचना देनी है कि ये लोग नहीं मिले। यानी मामला ये है कि जो नहीं मिलेंगे उनके वोट कट जाएंगे। तो ये मैं जानता नहीं हूं ठीक, लेकिन जिस प्रक्रिया का अनुमान मुझे हो रहा है वो यही है। तो इन गरीबों के बच्चों का स्कूल छुड़ाया जा रहा है, इनके वोट पे तलवार लटकी हुई है। और ये किस वजह से लटकी हुई है? एसआईआर की हड़बड़ी से, जल्दबाजी से, मतदाता सूची के पवित्रीकरण के काम से, शुद्धिकरण के काम से, एक राजनीतिक, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ऐसी धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल भी कुछ बताता है, कुछ इशारा करता है। ज्ञानेश कुमार, मैं नहीं जानता कि वो केंद्र सरकार के इशारे पे ये सब कर रहे हैं या अपनी झोंक से, लेकिन उन्होंने इस पूरी सूची को, जो कायदे से वाकई हमारे लोकतांत्रिक जीवन का सबसे बड़ा आधार होना चाहिए, उसको उन्होंने संदिग्ध बना दिया है। उसको उन्होंने राजनीति के खेल में बदल डाला है। उसको उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है कि लोग हैरान हैं
कि कैसी सूची ये बन रही है, कैसे नतीजे आएंगे। लोकतंत्र दोस्तों विश्वास से चलता है। ये विश्वास ज्ञानेश कुमार खो चुके हैं। उनके खिलाफ जो मामले दर्ज होने चाहिए मैं जानता हूं नहीं होंगे, क्योंकि आधिकारिक तौर पे किसी की मृत्यु का इल्जाम उनके सिर नहीं आएगा। लेकिन जो प्रक्रिया उन्होंने शुरू की है वो एक ज्यादा बड़ी प्रक्रिया को, जो हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उसके विश्वास का गला घोंटने में लगी हुई है। इसका ख्याल रखिए। हालांकि कोशिश कीजिए कि अंततः चूंकि वो लोकतंत्र हमारा है, मतदाता सूची हमारी है, तो वो अपडेटेड हो, उसमें कोई चूक न रह जाए, इसका ख्याल हमें भी रखना है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में जो जाने जा रही हैं, जो तनाव पैदा हो रहा है, उसके जिम्मेदार शख्स को क्या कोई सजा मिलनी चाहिए या नहीं, इस सवाल पे मैं बातचीत अभी खत्म कर रहा हूं। शुक्रिया।